अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? ये डेफिनेशन है सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन सप्रेस हो जाती है, मतलब रुक जाती है, कम हो जाती है। कैसे? बाय एडिंग कॉमन आयन। जब हम उसमें कोई कॉमन आयन ऐड करते हैं फ्रॉम आउटसाइड इज़ कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे कि हमारे पास हमने इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है। अब हम उसमें जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो आयन्स हैं उसी में से कोई आयन बाहर से ऐड कर दें तो क्या होगा? आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो फिर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो ऑलरेडी हमने लिया था वो अपनी आयनाइजेशन को कम कर देगा, क्योंकि जो आयन्स हैं कॉमन आयन हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl, ये एक प्रोसेस है, हम इसको कॉमन आयन इफेक्ट के ज़रिए जो है वो करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक NaCl एक्वा सोल्यूशन में हम लेते हैं, तो NaCl का जो एक्वा सोल्यूशन है उसमें सोडियम आयन्स भी मौजूद हैं और क्लोराइड आयन भी मौजूद है। अब हम क्या करवाते हैं कि उसके ऊपर से हम HCl गैस जो है वो पास करवाते हैं। अब स्टूडेंट, जब HCl गैस, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये भी जो है वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है और ये जल्दी आयोनाइज हो जाता है। HCl भी आयोनाइज हो जाएगा H+ आयन में और क्लोराइड आयन में। अब इन दोनों में आप देखें कौन से आयन एक जैसे हैं, कॉमन आयन कौन से हैं? ये वाले क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड आयन कॉमन हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि इन दोनों में यानी क्लोराइड आयन ज़्यादा, दोनों ही क्लोराइड आयन दे रहे हैं। अब दोनों में से कोई एक जो है इन आयन्स की कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना। तो अब कम कैसे होंगे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो अपनी आयनाइजेशन को रोक देगा। अब दोनों में से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? वो NaCl है। तो NaCl क्या होता है कि रिवर्स रिएक्शन होता है और NaCl जो है वो बनना शुरू हो जाता है, यानी सॉल्यूशन के अंदर NaCl बनना शुरू हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह जो है वो हम NaCl को फिर अलग कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं। यानी किस वजह से? ये कॉमन आयन की वजह से, कि कॉमन आयन जो है वो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ी तो फिर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो इनकी कंसंट्रेशन को कम करते करते अपनी आयनाइजेशन को रोक देता है। तो इस तरह जो है वो हम इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। ये जो है वो सारा मैंने यहाँ पे प्रोसीजर लिखा है। तो फिर क्या होता है? रिएक्शन जो है यानी उलट हो जाता है कि क्लोराइड आयन अगेन सोडियम से मिलकर NaCl बना देते हैं। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये अपनी आयनाइजेशन को स्टॉप कर देता है। इस तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है KClO3, ठीक है, और ये आयन्स देता है पोटाशियम आयन और साथ में क्लोरेट आयन। तो यहाँ पर अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं KCl, तो KCl भी आयन देगा पोटाशियम और क्लोराइड आयन। अब ये वाले आयन जो है वो कॉमन है, तो इनमें से जो वीक है अब वो अपनी आयनाइजेशन को रोकेगा, क्योंकि आयंस ज़्यादा हो जाते हैं। कॉमन आयन ये भी वही आयंस दे रहा है, ये भी वही, ये तो डिफरेंट है ना, लेकिन ये वाले जो आयंस है वो कॉमन आयन है। अब ये जो कॉमन आयन है हमने इनकी कंसंट्रेशन को रोकना होता है, स्टॉप करना होता है। तो क्या होता है? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो खुद ब खुद अपनी आयनाइजेशन को क्या कर लेता है? स्टॉप कर लेता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये अपनी आयनाइजेशन को रोक देगा। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास और भी एग्जांपल हैं। H2S है। H2S ये 2H+ आयन्स और इस तरह आयनाइज होकर साथ में जो है वो सल्फाइड आयन देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अगेन हम HCl जो है जब इसके ऊपर से पास करवाते हैं या इसके साथ ट्रीट करवाते हैं तो हाइड्रोजन H+ आयन और साथ में जो है क्लोराइड आयन। अब यहाँ पर ये दोनों जो है वो आयन्स क्या है? कॉमन आयन। इनकी कंसंट्रेशन को रोकेगा कौन? कि जो इनमें से वीक जो होगा इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, यानी हम इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। तो ये जो है अपनी आयनाइजेशन को स्टॉप कर देगा। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास ये बेस है कि ये बेसिक साल्ट है अमोनियम क्लोराइड, ये देगा हमें अमोनियम आयन साथ में क्लोराइड आयन। इस तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे अमोनिया और साथ में क्या होगा? OH नेगेटिव। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये वाला जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है कि ये आयन जो है ये कॉमन हो गए, तो फिर ये अगेन दोबारा जो है वो इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है या अपनी आयनाइजेशन को क्या कर लेता है? स्टॉप कर लेता है। तो इस तरह जो है कॉमन आयन की जो कंसंट्रेशन है हम उनको जो है वो क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट कॉमन आयन इफेक्ट है। तो कॉमन आयन इफेक्ट का हमें बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होता है कि कॉमन आयन इफेक्ट हेल्प इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम इनको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी हम क्वालिटी चेक करते हैं कि कितने आयन्स जो है वो ये दे रहा है या इनमें से कौन से आयन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं किस इलेक्ट्रोलाइट से। और इस तरह एंड द प्रिपरेशन ऑफ बफर जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। तो बफर को प्रिपेयर करने के लिए भी हम जो है वो कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टूडेंट है बफर सोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये अक्सर जो है वो एग्ज़ाम में आ जाता है, इसकी डेफिनेशन या इसकी टाइप्स या इस तरह हाउ बफर एक्ट, तो इसकी ये सारे स्टेप्स हैं, तो हम इनको आज जो है वो कवर करेंगे। तो बफर सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट? बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जो अपनी पीएच जो है वो चेंज होने नहीं देता, यानी कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है कि उसकी पीएच चेंज ना हो। कब? जब हम उसमें कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास जो है ये एक बफर सोल्यूशन है, लेट्स, इसकी पीएच जो है वो कोई भी है, मतलब मैं कहता हूँ इसकी 4 है पीएच। अब इसमें मैं एसिड, ठीक है, या मैं इसमें जो है वो बेस ऐड करूँ, तो होना ये चाहिए कि अगर एसिड ऐड करूँ तो पीएच कम होनी चाहिए, यानी 4 से कम एसिडिक होनी चाहिए। अगर बेस ऐड करूँ तो पीएच ज़्यादा हो जानी चाहिए। लेकिन ये जो बफर सोल्यूशन है ये अपनी पीएच को मेंटेन करता है, चेंज नहीं होने देता। तो ये जो है बफर सोल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हैव स्पेसिफिक पीएच, टू नॉट चेंज पीएच ऑन डिल्यूशन। अगर हम इसको पतला भी करते हैं सोल्यूशन को, यानी इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, तो तब भी ये अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देता। डू नॉट चेंज पीएच फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर ये काफ़ी देर तक पड़ा भी रहे तब भी इसकी पीएच इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। इस तरह अगर हम एसिड या अल्कली ऐड करते हैं, इट कैन नॉट स्टॉप पीएच फ्रॉम द चेंजिंग। हाँ, ये होता है कि इसकी जो पीएच है स्टूडेंट, कि अगर आप एसिड या बेस ऐड कर दें तो ऐसा नहीं है कि इसकी बिल्कुल 4 ही रहे, नहीं, थोड़ी बहुत चेंज होगी। हाँ, ये है कि ये उस चेंज को बहुत मिनिमाइज़ करेगा, बट ट्राई टू मिनिमाइज पीएच चेंजेस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। तो इसे हम कहते हैं बफर सोल्यूशन। यानी अगर आप एसिड या बेस ऐड करते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे इसकी पीएच बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, हमेशा कांस्टेंट जितनी है वैसे ही रहेगी, नहीं, थोड़ी बहुत हल्की सी मिनिमाइज से, यानी 4.1 भी हो सकती है या 3.9 हो सकती है, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है अगर आप एसिड या बेस ऐड करते हैं। आगे हमारे पास इसकी टाइप्स है स्टूडेंट, 2 टाइप्स है बफर की, एक एसिडिक बफर है और दूसरे नंबर पे बेसिक बफर। एसिडिक बफर कौन से होते हैं? देखें, वर्ड से पता चल रहा है, जिनकी पीएच जो है वो 0 से 7 तक हो उन्हें हम एसिडिक बोलते हैं। जिनकी पीएच 7 से 14 हो उन्हें हम बेसिक बफर बोलते हैं। अब ये किस तरह बनते हैं, हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? और ये भी याद रखें कि अगर हमें कोई बफर चाहिए जिसकी पीएच 4 हो तो हम उसके अपने अकॉर्डिंग ही, यानी अपने लिहाज से डिज़ायर्ड पीएच के लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं खुद ब खुद लैब के अंदर। इस तरह हम बेसिक बफर को भी ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर कोई बफर है जिसकी पीएच 7 से, यानी हम कह सकते हैं 10 पीएच हो, 11 पीएच वाला हम कोई बफर जो है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हम उसी लिहाज से उसमें एसिड या बेस ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एसिडिक बफर को प्रिपेयर हम करते हैं कि हम सबसे पहले लेते हैं वीक एसिड और उसका ले लेते हैं साल्ट, ठीक है, विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका जो ये सारा सोल्यूशन बनता है इसे हम बोलते हैं एसिडिक बफर। इसकी पीएच 0 से 7 होती है। बेसिक बफर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि वीक बेस हम लेंगे कोई भी, उसका हम साल्ट हमने ले लेना है, ठीक है, और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जो सारा होगा हमारे पास, ये क्या होगा, ये बेसिक बफर होगा। एसिडिक बफर की पीएच लेस देन 7, इसकी मोर देन 7 होगी। और हैंडरसन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एसिडिक बफर है उसके लिए, यानी उसकी पीएच को मेजर करने के लिए हमारे पास जो हैंडरसन इक्वेशन है वो है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। इम्पोर्टेंस ऑफ बफर सोल्यूशन स्टूडेंट, हमारा जो ब्लड है वो भी बफर सोल्यूशन के तौर पर ही काम करता है, यानी वो नेचुरल बफर है, उसकी जो पीएच होती है वो 7.35 है। इस तरह बफर सोल्यूशन जो है ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं और हम जो है वो इनको डिज़ायर्ड स्पेसिफिक पीएच के अंडर जो है वो हम जो है इनको यूज़ करते हैं। यूज इन अलाइड साइंसेज लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सॉइल साइंसेज, न्यूट्रिशन एंड क्लिनिकल एनालिसिस के लिए जो है वो हम बफर सोल्यूशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू बफर एक्ट, या बफर का जो एक्शन है या मैकेनिज़्म जो है वो क्या होता है। तो ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये अक्सर आ जाता है। तो सबसे पहले इसका एक्शन हम कैसे इसको जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, मेथड, वो वाला मेथड या वो मैकेनिज़्म बाय विच बफर कैन मेंटेन इट्स पीएच, वो मेथड जिससे बफर अपनी पीएच को मेंटेन करता है, इसे हम बफर एक्शन बोलते हैं। अब स्टूडेंट, हमने अभी जो है वो डिस्कस किया है कि एसिडिक बफर होता है और बेसिक होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास हम एसिडिक बफर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक्शन देखते हैं कि अगर आप एसिडिक बफर के अंदर, ये एसिडिक बफर है, ठीक है, आप इसमें एसिड ऐड करते हैं या आप कोई बेस ऐड करते हैं, तो इसके ऐड करने से
ये जो बफर सोल्यूशन है, एसिडिक बफर है, ये किस तरह काम करता है, क्या एक्शन करता है कि वो अपनी पीएच को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर कैसे बनता है कि वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट, उसका साल्ट जो है, जैसे ये हमारे पास वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, ये आयोनाइज होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो इस वजह से ये बहुत कम आयोनाइज होगा। लेकिन जब ये थोड़ा सा आयोनाइज होता है तो ये एसीटेट आयन साथ में H प्लस आयन देता है। और इस तरह इसका साल्ट जो है ये सोडियम एसीटेट CH3COONA, तो ये भी एसीटेट आयन देगा और साथ सोडियम। लेकिन ये आपने याद रखना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है और ज़्यादा आयन्स देता है। तो एसीटेट आयन ऑलमोस्ट जो है वो ज़्यादा सोल्यूशन में वो इसी के होंगे, ठीक है। एसिटिक एसिड के कम होंगे और एसीटेट आयन के ज़्यादा होंगे। अब हम इसमें ऐड करते हैं, कोई एसिड ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, हमने एसिड ऐड किया इसमें, ठीक है। तो अब इसमें एसीटेट आयन मौजूद है, ये वाले आयन्स। एसिड जब ऐड करते हैं तो एसिड क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, एसिड होता है वो है जो H प्लस आयन देता है। एसिड जो है स्टूडेंट ये H प्लस आयन्स देगा। अब जब हम एसिड ऐड करते हैं तो होना ये चाहिए था कि एसिड के ऐड करने से जो बफर सॉल्यूशन की पीएच है वो कम हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसमें H प्लस आयन्स की कंसनट्रेशन बढ़ गई। तो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन बढ़ गई, इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, तो उसकी जो पीएच है वो कम होनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे हम वाटर है, वाटर में हम एसिड ऐड करते हैं तो वाटर एसिडिक हो जाता है, उसकी पीएच कम हो जाती है, मतलब 7 से कम आ जाती है उसकी पीएच, वो एसिडिक का हो जाता है। तो ऐसे ही बफर सॉल्यूशन में एसिड के ऐड करने से उसकी पीएच कम होनी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है कि ये जो H प्लस आयन्स हैं जो एसिड की वजह से आए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो H प्लस आयन्स वो फ़ौरन ये जो एसीटेट आयन्स थे, कहाँ से आए एसीटेट आयन, ये सोडियम एसीटेट से। ये जो एसीटेट आयन है वो इनके साथ मिल जाते हैं, H प्लस आयन सोडियम एसीटेट के जो आयन्स है एसीटेट आयन, उनके साथ रिएक्ट करने के बाद अगेन क्या बना देते हैं, एसिटिक एसिड बना देते हैं। अब स्टूडेंट एसिटिक एसिड ऑलरेडी आपको पता है सोल्यूशन में मौजूद है, तो और उसकी पीएच भी कांस्टेंट है एसिटिक एसिड की, तो इस वजह से जो एसिटिक एसिड बना है H प्लस आयन्स का के कम्बिनेशन से, एसीटेट आयन के साथ कम्बिनेशन से एसिटिक एसिड जो बना है वो ऑलरेडी सोल्यूशन में मौजूद है। तो इस वजह से बफर सोल्यूशन की पीएच जो है वो चेंज नहीं होती। यानी आपने एसिड ऐड किया, एसिड ऐड करने से H प्लस आयन बढ़ गए, तो पीएच कम होनी चाहिए थी, लेकिन कम नहीं हुई, क्योंकि वो H प्लस आयन अगेन जो है वो मिले किसके साथ, एसीटेट आयन के साथ, और उन्होंने फिर एसिटिक एसिड बना दिया जो ऑलरेडी सोल्यूशन में मौजूद है, तो पीएच जो है वो चेंज नहीं होती। और इस तरह जो है वो हमारे पास ये जो है वो सारा मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। अगर हम ऐड करते हैं उसमें बेस ऐड करते हैं बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, तो बेस ऐड करने का मतलब क्या है कि आप हाइड्रोक्सल आयन जो है वो इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बेस हाइड्रोक्सल आयन जनरेट करती है। तो हाइड्रोक्सल आयन अब आपने ऐड किए तो बफर सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन्स आ गए। तो अब क्या होना चाहिए था कि इसकी जो पीएच है वो बढ़ जानी चाहिए थी, यानी 7 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि बेसिक जो पीएच होती है वो 7 से 14 तक होती है। लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट जैसे ही हाइड्रोक्सल आयन बफर सॉल्यूशन में आपने ऐड किए, यानी बेस इसमें ऐड की, तो बेस जो है वो यानी हाइड्रोक्सल आयन ये फ़ौरन H प्लस आयन से क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं और क्या बना देते हैं, वाटर। अब स्टूडेंट वाटर क्या होता है, न्यूट्रल और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयोनाइज भी जल्दी नहीं होता। तो इस तरह जो है अब वाटर अगेन न्यूट्रल है, तो इसका मतलब पीएच फिर वही रहेगी जो ऑलरेडी मौजूद थी। तो यानी पीएच जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और हमारे पास जो है ये देखें एसिटिक एसिड है, ये अगेन एसीटेट आयन और H प्लस आयन जो है ये प्रोड्यूस करेंगे, ये सोल्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है। अब जितने देखें H प्लस आयन यूज़ होते जाएंगे इधर, यहाँ पे एसिटिक एसिड या सोडियम एसीटेट जो है वो H प्लस आयन ए और एसीटेट आयन दे रहा है, तो H प्लस आयन इधर हाइड्रोक्सल के साथ मिलकर वाटर बनाते जाएंगे और अगेन जो है ये आयोनाइज होता जाएगा एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब है कि H प्लस आयन जो है ये हाइड्रोक्सल आयन से मिलकर वाटर बनाते जाएंगे, तो जो बफर सोल्यूशन है उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। तो ये जो है इसको मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा है, तो आप जो है इसको रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है बेसिक बफर है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा बफर है जो कि बेसिक है। बेसिक बफर कैसे बनेगा, वीक बेस और इसका साल्ट है। अब ये हमारे पास वीक बेस है, ठीक है, और ये इसका क्या है, अमोनियम क्लोराइड इसका साल्ट है। अब ये दोनों आयोनाइज होते हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा आयोनाइजेशन वो किसकी होगी, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी इसके साल्ट की होगी, ये ज़्यादा आयोनाइज होता है। तो सोल्यूशन में मौजूद जो अमोनियम आयन है वो किसके हैं, वो हमारे पास हैं
वो इसके साल्ट के। अब हम इसमें एसिड ऐड करते हैं, यानी अब हम बात करें बेसिक बफर की। बेसिक बफर में अगर आप एसिड ऐड करते हैं, एसिड ऐड करने का मतलब आप H+ आयन डाल रहे हैं। तो H+ आयन जब आप डालेंगे तो क्या होगा, अब सोल्यूशन में, यानी ये जो सारा हमारे पास है ये बेसिक बफर है। अब बेसिक बफर में हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, तो ये जो H+ आयन है ये हाइड्रोक्सिल आयन से मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो अगेन उसकी pH कांस्टेंट रही, pH चेंज नहीं होगी। इसी तरह अगर आप उसमें बेस ऐड करते हैं, अब आप क्या ऐड कर रहे हैं, यानी OH नेगेटिव आयन। जब आप OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे तो OH नेगेटिव आयन जो है वो किससे मिल जाएंगे, वो हमारे पास ये अमोनियम आयन से, NH4+ आयन से मिल जाएंगे। तो इनके साथ मिलने के बाद अगेन क्या बना देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, वीक बेस है। अब वीक बेस है यानी ये मज़ीद फिर दोबारा आयोनाइज नहीं होगा, इतना ज़्यादा आयोनाइज नहीं होगा। और वीक बेस जो है ये सोल्यूशन में मौजूद है, तो फिर भी जो है वो pH चेंज नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बेसिक बफर में मौजूद है। अगर मज़ीद आप वीक बेस यानी बना रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप pH चेंज नहीं कर रहे। तो बेसिक बफर में भी अगर आप एसिड या बेस ऐड करें तो बेसिक बफर जो है वो अपनी pH को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, वाटर बनाकर या वीक बेस बनाकर। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो है वो हेंडरसन इक्वेशन है फॉर एसिडिक बफर। बेसिक बफर के लिए भी हम इसके डिस्कस करेंगे और एसिडिक के लिए भी। तो लेट्स हमारे पास जो है वीक एसिड है और इसका साल्ट है, ये आयोनाइज हुए सोल्यूशन में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसका हम लिख लेते हैं यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि एसिड है तो Ka होगा, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर के एसिड Ka। तो यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस इक्वेशन के लिए हमने लिखा है, ठीक है। तो अब हम जो है इस इक्वेशन को ज़रा रीअरेंज करते हैं, तो क्या होता है कि Ka यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और H+ जो है वो हम इधर ले आए, तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई, रीअरेंज किया। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, यानी पहले हम लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ H+ आयन एंड log ऑफ KaHA/A नेगेटिव। अगेन अब log ऑफ Ka है, log ऑफ Ka अलग यहाँ पे, क्योंकि ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब log में चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन का साइन आ जाता है, प्लस साइन आ जाता है। तो log ऑफ Ka प्लस log ऑफ HA/A नेगेटिव। अब हम इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं नेगेटिव के साथ, यानी कि नेगेटिव log ऑफ H+ आयन, नेगेटिव log ऑफ Ka, नेगेटिव log ऑफ HA/A, ये हमारे पास जो है इक्वेशन है। अब स्टूडेंट आपको पता है नेगेटिव log जब हम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव log ऑफ H+ आयन pH के इक्वल होता है, नेगेटिव log ऑफ Ka ये होता है pKa, ठीक है। p साइन नेगेटिव log को डिनोट करता है, नेगेटिव log, ठीक है, HA/A नेगेटिव, यानी HA क्या है, ये एसिड है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये साल्ट है। ये एसिड है और ये साल्ट है। अब हम इसको अगर साल्ट को ऊपर लेकर आना चाहें, एसिड को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर नेगेटिव log है, ऊपर एसिड है, नीचे साल्ट है। अब हम देखें नेगेटिव A डिनोट कर रहा है साल्ट को और HA डिनोट कर रहा है एसिड को। तो क्या करेंगे, इसको हम जब ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ साल्ट ओवर एसिड। तो ये जो एसिड है इसकी, यानी एसिडिक बफर की pH अगर आप मेजर करना चाहें तो आप क्या करेंगे, सिंपली उस एसिड की, जो आपने एसिड लिया उसकी pKa वैल्यू लिखेंगे और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, जितना आपने साल्ट लिया आपने, जितना आपने एसिड लिया उसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, तो आपके पास pH आ जाएगी। तो अब इसमें जो है वो 2 फैक्टर्स हैं, एक pKa, एसिड की pKa आपको पता हो दूसरे नंबर पे, यानी कंसंट्रेशन रेशो अगर आपको पता हो तो आप आसानी से pH को फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल उसने हमें एक एग्जांपल भी दी है, देखें कि एसिड है आपके पास इतने मोल पर dm³ है, साल्ट जो है वो इतने मोल पर dm³ है और उसकी pKa वैल्यू इतनी है। आपने जस्ट सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, यानी एसिड की कंसंट्रेशन वो यहाँ पे, सॉरी नीचे, ठीक है, और साल्ट की आपने ऊपर जो है वो पुट कर देनी वैल्यू, और pKa यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, pH आ जाएगी। तो इस तरह जो है वो हम pH जो है वो एसिडिक बफर की क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो है वो बेसिक बफर है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास एक बेस है, लेट्स NH3 है, जब हम इसको वाटर के साथ जो है वो ट्रीट करवाते हैं तो NH4 प्लस साथ में हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन की यहाँ पर, ये इक्वेशन है, ठीक है, इसकी अगर हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं फॉर बेस, तो Kb इज इक्वल टू, ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, Kb इज इक्वल टू NH4 प्लस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन साथ में NH3 जो है वो आ जाएगा नीचे। तो अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, और Kb जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का, ये सारी इक्वेशन का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, यानी डायरेक्टली मैंने नेगेटिव लॉग लिया तो सारी इक्वेशन का नेगेटिव लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पे के भी चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर जब नेगेटिव लॉग लेते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइन किसके इक्वल होता है, POH के, और नेगेटिव लॉग ऑफ के भी PK भी। ठीक है, और ऐसे ही नेगेटिव लॉग ऑफ NH3 ओवर NH4 प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए NH3 जो है वो बेस है और NH4 जो है वो साल्ट है, यानी बेस ओवर साल्ट। आपने साल्ट ऊपर लेके आना है और बेस को नीचे ले आए, तो यहाँ पे नेगेटिव लॉग की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर जो है ये होगी। POH आप किसी भी बेसिक बफर की जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको PKB की वैल्यू पता हो, उसके कंसनट्रेशन यानी रेशो साल्ट और बेस की अगर रेशो आपको पता है तो फिर आप POH जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है वो है बफर कैपेसिटी, कि बफर सॉल्यूशन जो है इसकी कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को कितनी pH के दरमियान जो है वो मेंटेन करता है, यानी कितनी pH अगर उसकी चेंज भी हो जाए तो उसकी जो बफर एक्टिविटी है या बफर की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी, मसलन मैं कहता हूँ कि एक बफर सॉल्यूशन है उसकी 4 हमारे पास pH है। अब ये अगर हम इसकी pH चेंज भी करें तो इसकी pH जो है वो 4.2 तक आ सकती है। तो इसका मतलब है इसकी ये कैपेसिटी है कि ये 4 से 4.2 तक जा सकता है। अगर आप 4.3 4 तक जाएं या और ज़्यादा चले जाएं तो ये बफ़र जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ख़त्म कर देगा और यानी बफ़र जो सोल्यूशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे हम बोलते हैं बफ़र कैपेसिटी। तो हमारे पास डेफिनेशन है कैपेबिलिटी ऑफ बफ़र सोल्यूशन, कि बफ़र सोल्यूशन की वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी कि जिसमें वो अपनी pH को चेंज होने के लिए रेजिस्ट करता रहता है, यानी pH चेंज नहीं होने देता। अगर हम उसमें कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं, बेस या एसिड आप ऐड करें उसकी pH चेंज होगी लेकिन एक ख़ास वैल्यू तक हो सकती है, लेकिन उसके बाद pH चेंज तो होगी लेकिन स्टूडेंट वो फिर बफर प्रॉपर्टी उसकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बफर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि वो pH को चेंज करने में जो रेजिस्ट करेगा वो नहीं फिर करेगा उसके बाद, तो वो एक ख़ास pH तक करता रहता है। तो इसे हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। इट कैन बी मैयर, ये हमें क्वांटिटेटिवली हम मैयर करते हैं। क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या है कि ये क्वांटिटेटिवली डिपेंड करता है कि आप कितना एसिड या कितना बेस जो है वो उसमें ऐड कर रहे हैं। इस तरह इट कैन बी डिटरमाइंड बाय साइजेस ऑफ एक्चुअल मोलैरिटीज़। वही बात है कि हम जब एसिड या बेस ऐड करते हैं वो हम इनकी मोलैरिटी के लिहाज से कि हम इतने मोलर एसिड ऐड करें या इतने मोलर बेस ऐड करें तो तब जो है वो बफर की कैपेसिटी जो है वो क्या होगी। तो ये असल में जो है वो मोलैरिटी के लिहाज से ही जो हम इसको डिटरमाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक बफर है, बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसमें क्या है कि बफर सॉल्यूशन हैविंग 0.11 मोलर सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट यानी साल्ट उसमें 0.11 है, ठीक है, और उसमें 0.09 मोलर एसिटिक एसिड है। तो आपको पता चल गया ये कौन सा बफर है, ये एसिडिक बफर है, यानी ये एसिटिक एसिड है वीक जो कि एसिड है और ये उसका साल्ट है 0.11। अब हमारे पास उसकी जो pH है वो उसने दी है 4.83। तो हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। देखें वही हेंडरसन इक्वेशन के अकॉर्डिंग pH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड। PKA कितनी उसने दी है यहाँ पे 4.83, ठीक है, और लॉग साथ में साल्ट की कितनी कंसनट्रेशन है 0.11 और एसिड की कितनी है, एसिड की है 0.09। तो ये हमारे पास pH कितनी आ गई 4.83। अच्छा सॉरी, यहाँ पे PKA वैल्यू जो है वो है 4.74 है, यहाँ पे याद रखना है आपने 4.74 PKA वैल्यू है। ये किसकी है, ये एसिटिक एसिड की है। pH और होती है, PKA वैल्यू और होती है। तो यहाँ पे pH हमारे पास आ गई 4.83, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यानी हमें पता चल गया कि इस बफर की जो pH है वो इतनी है। अब हम उसमें कोई बेस ऐड कर देते हैं। हमने बेस ऐड की, कितनी ऐड की 0.01, इतनी बेस ऐड की, तो क्या होगा। अब कैसे ऐड की स्टूडेंट, कि हमने बफर जो है सॉल्यूशन यानी इसकी जो pH है वो 4.83 है, हमने उसमें से 1 dm³ अलग से बीकर में लिया बफर सॉल्यूशन और उसमें हमने 0.01 सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया। अब क्या होगा, अब स्टूडेंट हमने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.01 ऐड किया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये भी आयनाइज होगा, तो सोडियम आयंस प्रोड्यूस करेगा, साथ में हाइड्रोक्सल आयन भी प्रोड्यूस करेगा। अब स्टूडेंट देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना ऐड किया 0.01, तो जो एसिटिक एसिड है ना उसके भी 0.01
मोलर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर लेगा। कितने में से? 0.09 में से। हमारे पास देखें ये जो एस्टिक एसिड हमने लिया है यहाँ पर वो कितना है, वो 0.09। तो 0.09 में से 0.09 में से 0.01 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर लेगा, तो बाकी कितना बच गया? 0.08। तो क्या होगा कि यहाँ पर आप देखें कि ये CH3COO नेगेटिव, ये सोडियम के साथ मिलकर CH3COONA बना देगा और साथ में OH नेगेटिव आयन H+ के साथ मिलकर वाटर बना देंगे, तो साल्ट बन गया, साथ में वाटर। और जो इस एस्टिक एसिड है वो कितना यूज़ हुआ? वो 0.01 यूज़ हुआ, बाकी हमारे पास इतना बच गया। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, जो हमने CH3COONA लिया था वो लिया था 0.11। अब जो ये जो साल्ट बना है ये कितना बना है? ये भी 0.01 बन गया। देखें 0.01 सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.01 एस्टिक एसिड से मिला तो उसने साल्ट कितना बना दिया? 0.01। तो इसका मतलब है साल्ट जो है 0.01 सोल्यूशन में बढ़ गया है। तो अगर आप प्लस कर दें 0.01 तो ये कितना हो जाएगा? 0.12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इतना बना है और एस्टिक एसिड इतना यूज़ हुआ है तो इतना कम हो गया, 0.09 से 0.08 पे आ गया। और जबकि साल्ट इतना था, लेकिन साल्ट बनने की वजह से एसिड तो डिसोसिएट हुआ है, यूज़ हुआ है, लेकिन साल्ट यहाँ पे बना है, तो साल्ट के बनने से उसकी अमाउंट बढ़ जानी चाहिए, तो वो बढ़ गई है, वो 0.12 हो गई है। ठीक है, 0.12 मोल पर DM³ तो इसका मतलब ये हमारे पास CH3COONA की कंसनट्रेशन आ गई नहीं, और ये हमारे पास न्यू कंसनट्रेशन आ गई एस्टिक एसिड की उसके डिसोसिएट होने के बाद। देखें जब हमने बेस ऐड किया ना तो एसिड जो है वो उसके साथ ट्रीट करेगा, तो एसिड यूज़ हो गया, जितनी बेस ऐड की उसी लिहाज से एसिड यूज़ हुआ है, तो एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई। ठीक है, सिंपली आप समझ लें। और जो चीज़ आगे बन रही है वो साल्ट बन रहा है, तो जो साल्ट बना है स्टूडेंट, साल्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, अगर मज़ीद बना है तो वो इसका मतलब है उसकी कंसंट्रेशन और बढ़ गई, तो उसकी कंसंट्रेशन वो 0.11 से 0.12 पे आ गई है। ठीक है, तो अब हम उनकी जो नई वैल्यू हमारे पास आई है उसकी वैल्यू अगेन हेंडरसन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हेंडरसन इक्वेशन है pKa प्लस log ऑफ साल्ट ओवर एसिड, इसकी जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वो 0.12। और जो एस्टिक एसिड है यानी नीचे हम एसिड की वैल्यू पुट करेंगे, उसकी वैल्यू पहले थी 0.09, अब यूज़ होने के बाद कितनी जाएगी? 0.08। तो अब हम उसकी वैल्यू यहाँ पे नई वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट ओवरऑल यानी आंसर आ रहा है 4.92। इसका मतलब है कि पहले जो pH थी वो 4.8 थी, अब कितनी होगी? 4.9। तो इसका मतलब है कि आपने जो बेस ऐड की तो बफर की ये जो कैपेसिटी है कि उसने अपनी pH को इतना ज़्यादा चेंज नहीं होना दिया, जस्ट थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, कितना? 0.1 का। अगर आप 0.01 NaOH ये वाटर में ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं? वाटर में, तो वाटर की जो pH है वो 7 होती है, वो 7 से 12 तक आ जाती है, इतनी ज़्यादा चेंज है। यानी आपने इतनी सी बेस ऐड की तो वाटर की pH इतनी चेंज हो गई। तो आप देखें अगर हमने उसको बफर में ऐड किया तो उसकी pH थोड़ी सी चेंज हुई है, वो 0.1 चेंज हुई है। तो इसका मतलब है कि बफर सॉल्यूशन एग्जैक्टली तो होल्ड नहीं करता, यानी अपनी pH को एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं रख सकता, यानी 4.8 तक ही रखे, नहीं, थोड़ी सी चेंज हो जाती है एसिड या बेस ऐड करने से। लेकिन ये एक बहुत अच्छी इसके लिए जॉब है कि इसने माइनर सी चेंज की है, इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होने दी। यही स्टूडेंट बफर की कैपेसिटी है और ये बफर की प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसमें कोई एसिड या बेस ऐड करते हैं तो वो कैपेसिटी है कि वो अपनी pH को जो है वो चेंज इतना ज़्यादा चेंज नहीं होने देता, बहुत माइनर सी जो है वो उसमें चेंज आती है।